जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपका चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज के आपके पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रश्न जो आपके गत वर्षों में आए हुए हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मार्क्स, या बी ग्रामसी, या सी लेनिन, या डी माओ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मार्क्स। यानी कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है। यह कथन आपके कार्ल मार्क्स का था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए हीगेल, या बी लॉक, या सी रूसो, या डी हॉब्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हॉब्स। यानी कि हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। यानी इसका कारण यह है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था भी भयावहता का वर्णन किया जिसका सीधा संबंध तत्कालीन अराजक स्थिति से है। यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ के महत्व को उजागर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। इस सबके ऑप्शंस हैं ए रूसो द्वारा, या बी मैकियावेली द्वारा, या सी मार्सिलियो ऑफ पडुआ द्वारा, या डी एच.जे. लास्की द्वारा। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूसो द्वारा। यानी कि रूसो के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। ये आपके स्टेटमेंट जो आपके रूसो का है, रूसो ने ये कहा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, यानी 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, या बी 1857 की भारतीय क्रांति, या सी 1776 की अमेरिकन क्रांति, या डी 1789 की फ्रांस क्रांति। अब पूछ रहा है कि दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है कौन सा क्रांति। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1857 की भारतीय क्रांति। यह आपके दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं था, क्योंकि यह सिद्धांत जो आपके उसमें भारत के आज़ादी से रिलेटेड क्रांति थे। 1857 की भारतीय क्रांति जो है राज्य के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, वरन यह भारत के राष्ट्र के औपनिवेशिक सत्ता ने ब्रिटेन के विरुद्ध आरंभ किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी। यानी कि ये जो क्रांति हुई थी ये आपके भारत की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये वहाँ उसकी क्रांति थी। और इसके द्वारा भारत राष्ट्र में शोषणकारी अंग्रेज शासकों व उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई और इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया गया। यानी कि एक सूत्र में बांधा गया भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए मजदूरों का कोई देश नहीं होता, या बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या सी राज्य का लोप हो जाएगा, या डी राज्य शोषण का एक यंत्र है। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यानी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हीगल का है तथा अन्य तीन यानी कार्ल मार्क्स के हैं। यानी जो अन्य तीन कथन है वो कार्ल मार्क्स के हैं। और हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है और यह विश्व में विवेक की यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती है वह राज्य नहीं होता है, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना की भी एक राज्य नहीं कही जा सकती है। यह किसका कथन है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रेडरिक एंजेल्स का, या बी एच.जे. लास्की का, या सी रॉबर्ट मैकाइवर का, या डी मैक्स वेबर का।
इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मैकाइवर का। यानी ये जो कथन है आपका, ये रॉबर्ट मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर के अनुसार यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती है वह राज्य नहीं होता है, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोध अथवा विद्रोही सेना भी एक राज्य कही जा सकती थी। यह कथन आपके मैकाइवर साहब का है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए लॉक का, या बी मैकाइवर का, या सी सीले, या डी गार्नर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मैकाइवर। यानी कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन आपके मैकाइवर का है। स्वजन समूह का अर्थ है कि सगे संबंधियों के समूह से जो रक्त संबंध पर आधारित हैं। रक्त संबंध सजातीयता के राज्य के विकास के में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले परिवार, उसके बाद जन, फिर गोत्र और अंततः राज्य का जन्म हुआ। यानी राज्य नहीं कि एक अचानक से वो राज्य बन गया, राज्य बनने के लिए वो प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया में पहले परिवार आया, परिवार से जन हुआ, जन से गोत्र हुआ, गोत्र से अंततः राज्य का जन्म हुआ। तो मैकाइवर वही कहता है कि मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यानी एक समय, कालांतर में नहीं, एक समय के पश्चात जो जैसे प्रक्रिया चलती रहती हैं, विकास का क्रम में खुद एक तरह से चल रहा था, उसके बाद जो है उसके बाद राज्य का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर पदाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए हीगल, या बी वेबर, या सी हर्मन फाइनर, या डी ब्लंसली। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ब्लंसली। यानी कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, यह करने वाले ब्लंसली थे। यानी कि ब्लंसली जो है आधुनिक राज्य का एक मुख्य पक्ष है, उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार था, उसकी वैधानिकता है। क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और प्रारंभ में राजतंत्र प्रणाली का विकास हुआ, बाद में संवैधानिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ था। यह नहीं कि पहले राजतंत्र प्रणाली का विकास हुआ, क्या बोलते हैं, संवैधानिक शासन का विकास हुआ, उसके बाद पहले राजतंत्र प्रणाली का विकास हुआ, उसके बाद संवैधानिक शासन आया थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए गेटेल, या बी रूसो, या सी डायसी, या डी ऑस्टिन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डायसी। यानी कि डायसी के अनुसार, जो डायसी कहते हैं कि डायसी का एक स्टेटमेंट है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। ये आपके डायसी साहब का स्टेटमेंट है। और राज्य का विधि शास्त्रीय सिद्धांत मुख्यतः विधिवेत्ताओं की देन है। इसके अंतर्गत राज्य को कानूनी चिंतन की एक संकल्पना के रूप में देखा जाता है। इसके अनुसार राज्य एक कानूनी व्यक्ति है जिसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण और प्रवर्तन तथा कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, या बी आर्थिक सिद्धांत, या सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या डी ऐतिहासिक सिद्धांत का या विकासवादी सिद्धांत। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। ये जो है आपके राज्य का एक काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। यानी ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य के काल्पनिक सिद्धांत हैं। ये जो तीनों सिद्धांत हैं आपके राज्य के काल्पनिक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लास्की, या बी ग्रीन, या सी बार्कर, या डी हीगल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लास्की। यानी एस.जी. लास्की कहते हैं किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से ही जाना जाता है। लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति को पूर्ण विकास संभव नहीं है। ये लास्की का ही कथन है कि अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्तियों का पूर्ण विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए पितृसत्तात्मक सिद्धांत, या बी मातृसत्तात्मक सिद्धांत, या सी बल सिद्धांत, या डी सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। यानी कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, और इसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। और सामाजिक अनुबंध के अनुसार राज्य जो है व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है, जो कि सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, या बी शक्ति सिद्धांत, या सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या डी विकासवादी सिद्धांत। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। यह आपका जो है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था, और इसके प्रति यह धारणा उत्पन्न हुई कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। यानी प्रजा का कर्तव्य है अथवा धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करें और उसका विरोध न करें। और इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो थे मनु थे, जेम्स प्रथम थे, हीगल थे, होमर थे आदि। ये जो विद्वान थे ये आपके इस सिद्धांत के समर्थक भी थे, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1789 की फ्रांस की क्रांति, या बी 1857 की भारतीय क्रांति, या सी 1776 की अमेरिकन क्रांति, या डी 1688 की इंग्लैंड की क्रांति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1857 की भारतीय क्रांति जो है आपके राज्य की उत्पत्ति में दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। यानी कि ये क्रांति जो थी आपके भारत के आज़ादी से संबंधित ये क्रांति थी, जो कि ब्रिटिशरों से भारत को आज़ादी दिलाने के संबंध में थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए शक्ति सिद्धांत, या बी दैवी सिद्धांत से, या सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत, या डी इनमें से किसी से नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत से जो है आपके राज्य की स्थापना जनता के इच्छा से हुई है इस सिद्धांत के अनुसार। यानी कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर के मानवीय संस्था है, जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है, जिससे सबका हित हो सके, सबका भला हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, या बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, या सी यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, या डी क्रांतितर समाज में आमूल परिवर्तन लाना। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। यानी कि उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित थे। पहला था सामाजिक समझौता का सिद्धांत था, और दूसरा था ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। यानी सामाजिक समझौता का सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य और व्यक्ति को अपनी अपनी सीमाएं हैं, जो कि समझौते का सार है, और यदि इन बाध्यताओं का उल्लंघन होगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ये आपके सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? इसमें आपका ऑप्शन है ए ऑस्टिन, या बी लॉक, या सी जे.एस. मिल, या डी मार्क्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बी लॉक। यानी कि सामाजिक समझौता जो है संविदा सिद्धांत की अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने वाले में इंग्लैंड के दो विचारक थे। पहले थे थॉमस हॉब्स और दूसरे जॉन लॉक, तथा फ्रांस के विचारक जैक रूसो का नाम भी विशेष रूप से इसमें आता है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के व्याख्या में। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, इसमें आपके ऑप्शंस के केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, या बी केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, या डी सी लगभग सभी अधिकार सौंपा, या डी केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। यानी पूछ रहा है कि हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या चीज सौंपा, विद्रोह का अधिकार सौंपा, या केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, या लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, या केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। हाब्स के समझौते के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य या इस सभा को, जिसे प्रभुसत्ताधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है, मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूं। और शर्त यह है कि तुम भी अपना अपना अधिकार छोड़ दो और उसके कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। इस तरह व्यक्ति को अपने अधिकार यानी जीवन रक्षण के अधिकार को छोड़कर लेवियाथन को प्रदान कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? इसमें आपका जो ऑप्शंस हैं, ए सर हेनरी मेन ने, या बी लॉर्ड एक्टन ने, या सी हाबहाउस ने, या डी जे.एस. मिल ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सर हेनरी मेन ने। सर हेनरी मेन ने कहा है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में है। ये इसमें सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आलोचना की है इन्होंने, सर हेनरी मेन ने, इस रूप में। यानी कि 17वीं शताब्दी में जो समझौता सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय रहा है, जिसमें हुकर, ग्रोसियस, मिल्टन, स्पिनोजा आदि जो विचारक थे इस सिद्धांत के समर्थक भी रहे हैं। और 19वीं सदी में राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की, जिसमें सर हेनरी मेन ने इस सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि कहकर आलोचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए दार्शनिक अराजकतावादी, या बी नैतिक अंतर्निहितवाद, या सी सामूहिकतावादी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दार्शनिक अराजकतावादी। यानी कि गांधी जी राज्य के सत्ता के विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि राज्य संगठित हिंसा पर आधारित है और वह अहिंसावादी सिद्धांत के विपरीत हैं। और अराजकतावादी भी राज्य के सत्ता के विरोधी हैं, और अराजकतावादी एवं गांधी दोनों राज्य की सत्ता को अनावश्यक एवं अवांछित मानते हैं। इसी आधार पर गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए एकाकी निर्धन निंदनीय अकाल्पनिक था, या बी एकांकी किंतु शांतिपूर्वक था, या सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, या डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एकांकी निर्धन निंदनीय और अल्पकालिक था। यानी कि हाब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी निर्धन था, निंदनीय और अल्पकालिक था। यानी कि क्या बोलते हैं, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पार्श्विक और क्षणभंगुर होता है। यानी हर मनुष्य एक दूसरे का शत्रु होता है और अपने सुख के लिए वह दूसरे को पराधीन बनाने के लिए तत्पर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए आदर्शवादियों का, या बी साम्राज्यवादियों का, या सी संविदावादियों का, या डी धर्मतांत्रिकों का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादियों का। राज्य के स्वाभाविक होने पर आदर्शवादियों का वर्ग का विश्वास था। आदर्शवादियों का राज्य स्वाभाविक होने पर विश्वास था। इस विचारधारा के अनुसार जो है व्यक्ति यानी सावयव और राज्य स्वाभाविक है, अर्थात राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध आंगिक और अंग का है। यानी इस तथ्य का समर्थन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। और इसी प्रकार कांट का भी मानना है कि राज्य जो है सर्वोच्च नैतिक संस्था है और व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही संभव है। यानी बिना राज्य के अस्तित्व के ही व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये आपके कांट का मानना है। और प्लेटो का मानना है कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि ए
उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, या बी पोप तंत्र का दमन किया जा सके, या सी गृह युद्धों का अंत हो सके, या डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लाक के अनुसार जो है लोगों ने यह समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। यानी कि लाक के अनुसार समझौता के माध्यम से सरकार को ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व सौंपा गया कि जिसमें नागरिक समाज के सदस्यों को अधिकारों की रक्षा हो सके, और यदि सरकार कभी अपने उस कर्तव्य से विमुख हो जाती है तो नागरिक समाज उसका विरोध कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए कार्ल मार्क्स का, या बी स्पेंसर का, या सी रूसो का, या डी गार्नर का। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर का। यानी कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन जो है आपके स्पेंसर का है। यानी कि स्पेंसर का विचार है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा ही हुई है। स्पेंसर आगे कहते हैं कि यद्यपि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सरकार की उपेक्षा करे या उसके साथ संबंध त्याग दे या उसकी रक्षा प्राप्त करने से इनकार कर दे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तथ्य पाए जाते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए रक्त संबंध, धर्म युद्ध और राजनीतिक चेतना, या बी युद्ध प्रथाएं राजतंत्र प्राकृतिक विधि के समावेश, या सी राजतंत्र बल पारस्परिक समझौते और राजनीतिक नेतृत्व, या डी रक्त संबंध संविदात्मक समझौते धर्म अराजकता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रक्त संबंध धर्म युद्ध और राजनीतिक चेतना। ये आपके ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व होते हैं। राज्य का जो विकास होता है किसी एक तत्व से नहीं हुआ है, बल्कि जो है जैसा कि गैटिल ने कहा है कि रक्त संबंध धर्म तथा सुरक्षा एवं व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया, जिससे राज्य का विकास हुआ। और इसके प्रमुख सहायक तत्व जो है कि मनुष्य के सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक चेतना, ये सब इसके सहायक तत्व रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए कार्ल मार्क्स ने, या बी जेम्स प्रथम ने, या सी गिलक्राइस्ट ने, या डी एस.जे. लास्की ने। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रथम ने। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने ये आपके जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित किया था। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सर्वाधिक सशक्त समर्थक जो है इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह जो है आपका क्या बोलते हैं जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्की में कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? सबका ऑप्शन हैं, ए शक्ति सिद्धांत, या बी ऐतिहासिक सिद्धांत, या सी मार्क्सवादी सिद्धांत, या डी दैवीय सिद्धांत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दैवीय सिद्धांत। यानी कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांतों के विरुद्ध एक प्रक्रिया है। और 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर के मानवीय संस्था है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है दैवीय न होकर के मानवीय संस्था है। और जबकि हाब्स, लॉक, रूसो ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन आपके हाब्स ने भी, लॉक, रूसो, ये लोग जो है आपके इस समझौते का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए मैकाइवर, या बी लास्की, या सी लिंडसे, या डी लॉवेल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर।
यानी कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक जो है आपके मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, अरस्तु तथा ब्लंटरली से हैं। आदि ने किया है। और राज्य के विकास में जिन तत्वों का समावेश होता है वे प्राकृतिक, सामाजिक प्रेरणा, रक्त संबंध, शक्ति आदि हैं। और इसी क्रम में मैकाइवर ने लिखा है कि रक्त संबंध जो है समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को जन्म देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो सबके ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी रूसो या सी लॉक या डी हेनरी मैन। सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लॉक। यानी कि लॉक ने जो है मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना और प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनका कहना है कि यह अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त है। यानी इस अवस्था में निहित नियम है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ये जो है आपके इसी अवस्था में का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ था वह था? इस आपके ऑप्शन सही दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत या बी शक्ति सिद्धांत या सी विकासवादी सिद्धांत या डी उपरोक्त तीनों। सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य दैवी उत्पत्ति का परिणाम नहीं है बल्कि राज्य जो है मनुष्य द्वारा बनाया गया है। जबकि हॉब्स, लॉक और रूसो इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं। सामाजिक संविदा के समर्थक जो है हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था तब इसका यह एक व्यवहारिक उद्देश्य था कि राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का खंडन सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने शासन के दैवी अधिकारों को चुनौती देते हुए मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता का सही आधार शासितों की सहमति है। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।